Hello my dear students, welcome to all of you on your YouTube channel YT School Hub. And today I am going to discuss about a new chapter after the sets theory, relation and function. जो आज का हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो सेशन है रिलेशन और फंक्शन के ऊपर। तो सेट्स थ्योरी के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सेट्स के बारे में ही कुछ पढ़ते हैं हम, सेट्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तब तक हम सिंगल सेट के बारे में पढ़ते थे और अब हम सेट्स को एक जगह कैसे रखते हैं, ठीक है, आज वो पढ़ेंगे। तो जैसे चैप्टर की नेम से पता चल रहा है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन में संबंध, हिंदी में बोलते हैं इसको संबंध, और फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सेट्स थ्योरी से भी बड़ा चैप्टर है हमारा, ये भी सेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में, मैथमेटिक्स लाइफ में क्या देखते हैं रिलेशंस के बारे में, ठीक है। मच ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट फाइंडिंग ए पैटर्न्स। मैथमेटिक्स के अंदर हम बहुत सारे पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं। ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन क्वांटिटीज दैट चेंज, जैसे कि किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इनके बीच कुछ रिलेशंस हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। तो ये रिलेशंस होते हैं, इनको जब हम चेंज करते हैं तो इनका रिलेशन बनाते हैं कि किलोग्राम से अगर ग्राम में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। ये रिलेशन होते हैं, ठीक है। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी ऑफ पैटर्न्स। इन अवर डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं। एंड मेनी ऑफ रिलेशंस लाइक सच एज ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी एक रिलेशन है। फादर एंड सन, ये भी एक रिलेशन है। टीचर एंड स्टूडेंट, आप और हम, ये भी एक रिलेशन है। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस मेनी ऑफ रिलेशंस, ओके, सच एज m इज ग्रेटर देन n। मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे रिलेशन होते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि m इज ग्रेटर देन n। m और n के बीच यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है कि जो m की वैल्यू है वो n से बड़ी है, m की वैल्यू n से बड़ी है, m इज ग्रेटर देन n। लाइन l इज ए पैरेलल टू m, जो लाइन L होगी हमारी वो M लाइन के पैरेलल होगी। तो ये क्या बन रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन M एंड N एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज ऑलवेज बी इक्वल। इफ द L इज पैरेलल टू M, if the line L is parallel to M, then the distance between the line L or M at each and every point is always be equal। ये रिलेशन बन रहा है। The set P is a subset of set Q। The each and every element of set B consists in the set of Q। P के सभी एलिमेंट सेट Q में कंसिस्ट करते हैं, तो P is a subset of Q। Then introduce the relation between two objects in a pair। जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स किस पेयर में रखे होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स पेयर में रखे होते हैं तो वो रिलेशन का पेयर बनाते हैं। फाइनली वी लर्न अबाउट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फाइनली जो हम लर्न करने वाले हैं वो रिलेशन का कुछ स्पेशल टाइप जो पढ़ेंगे हम, विच विल बी द क्वालिफाई टू बी फंक्शन। जब हम रिलेशन का एक स्पेशल टाइप पढ़ लेंगे, रिलेशन का जो एक स्पेशल फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है उनको पढ़ लेंगे, उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर हम पहुंचते हैं फंक्शन के ऊपर, ठीक है। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फंक्शन के ऊपर पहुंचेंगे जब रिलेशन के बाद। तो जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। सेट्स थ्योरी जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बाद पढ़ेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात पढ़ते हैं हम, जैसे डोमेन होता है, रेंज होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम रिलेशंस के बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल फंक्शन। ये सभी इसके अंदर टॉपिक होने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, पहला जो सेट्स थ्योरी वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। थर्ड है हमारा रिलेशन। फोर्थ है हमारा फंक्शन। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शन, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा वो हो गया बाइनोमियल फंक्शन। वो होगा हमारे पास बाइनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। तो जो हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर अभी मैंने आपको टॉपिक लिख के दिखाए थे, हम इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन और फंक्शन का, वो होगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ओके। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, दिस इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास जब हम सेट्स थ्योरी पढ़ते थे, ठीक है, जब हम सेट्स थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम सेट्स लेते थे, जैसे कि ए सेट एक्स वाई और जेड, इस तरह हम सेट लेते थे। सपोज करो हमने बी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ले लिया,
स्मॉल p q r अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास सेट होते थे, ये दो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेट होते थे, इनके बीच हम कुछ यूनियन फाइंड आउट करते थे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते थे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एक तरह से रिलेशंस ही होते हैं, उनके बीच हम ऑपरेशंस फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, और जो बीटा होगा अल्फा ले लो, अल्फा बिलोंग्स टू सेट बी, ये बिलोंग करता है। यदि मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं, क्या बनाता हूं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बनाने का एक होता है ना, ऑर्डर में चल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं तो पहले जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए का आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो सेट बी का आएगा। तो पहला एलिमेंट मैंने ले लिया एक्स और दूसरा ले लिया मैंने अल्फा। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बना एक्स कोमा अल्फा, दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर वेयर एज द एक्स इज बिलोंग्स टू सेट ए, जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, ऐसे ही जहां पे ऑर्डर्ड पेयर लिखकर दिखाया गया है, दिस इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स कोमा वाई या ए कोमा बी, कुछ भी लिखा जा सकता है। एंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई इस तरह ऐसे इस फॉर्म में लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई किसके अंदर बिलोंग करा, वो अलग अलग टाइप से सेट होंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का एक्स होगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो एक्स होगा, एक्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, x इज ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोला जाता है। एंड y इज सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो y होगा हमारे पास वो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का। इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं, अगर कहीं पर लिखा है, मैं आपको बता दूं, कहीं पर लिखा है x कोमा y, तो नॉट इक्वल्स टू y कोमा x। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो x शो कर रहा है वो फर्स्ट डिजिट को शो कर रहा है, एंड x बिलोंग्स टू सेट A, वो सेट A में बिलोंग कर रहा है, और y बिलोंग्स टू सेट B। ये डिफरेंट डिफरेंट सेट के एलिमेंट है, तो कैसे अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूं तो इक्वल कैसे हो जाएंगे? ठीक है, जैसे कि यदि हमारे पास, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम x कोमा y पढ़ते हैं, वेयर एज x होता है एब्सिसा, और जो y होता है हमारे पास वो क्या होता है? ऑर्डिनेट। y होता है हमारे पास ऑर्डिनेट। ऐसे थोड़ी ना, पहले x लिखा जाता है, जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, फर्स्ट एलिमेंट जो आता है, जो फर्स्ट डिजिट आती है वो आती है एब्सिसा की, x एक्सिस की, और जो सेकंड आती है वो y एक्सिस की आती है, ऑर्डिनेट की। अगर मैं इसको y कोमा x लिख देता हूं तो ये तो मैंने चेंज ही कर दिया, मैंने तो ऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा की जगह पे ऑर्डिनेट लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है x कोमा y, एक क्रम होता है लिखने का, एक सीरीज टाइप ऑर्डर में लिखे जाते हैं। जैसे समझ रहे होंगे कोई चीज ऑर्डर में चल रही है, वे में चल रही है, तो x कोमा y नॉट इक्वल्स टू y कोमा x, ये कभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यदि मैं लिख देता हूँ a कोमा b, अगर a कोमा b में लिखा है तो a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। सेट b के अंदर बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सेट a के अंदर बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेट b के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो a कोमा b डज नॉट इक्वल्स टू a कोमा b डज नॉट इक्वल्स टू b कोमा a, ये भी इक्वल नहीं होंगे, a कोमा b b कोमा a के इक्वल नहीं होंगे। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है, ये सिर्फ एक एलिमेंट्स का पेयर होता है, कि एलिमेंट्स अगर हमारे पास दो सेट है तो उनके एलिमेंट्स का हमको कॉम्बिनेशन कैसे करना है, उनके एलिमेंट्स को हमको किसी ऑर्डर में कैसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आती है, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ऑर्डर ट्रिपलेट्स आता है। ओके, जैसे कि हमारे पास तीन सेट है, अब तक हमारे पास दो सेट थे, हमारे पास तीन सेट हो गए कि P बिलोंग्स टू X, Q बिलोंग्स, अरे उल्टा लिखा गया था, X बिलोंग्स टू P, Y बिलोंग्स टू Q, ओके, और Z बिलोंग्स टू R। ठीक है, और मेरे पास ऑर्डर ट्रिपलेट्स लिखा, अगर मैं लिखता हूं X कोमा Y कोमा Z, ऑर्डर ट्रिपलेट। जब किसी ऑर्डर के अंदर तीन एलिमेंट्स आने लगे, जब किसी ऑर्डर के अंदर अब तक दो एलिमेंट्स आ रहे थे, उसको ऑर्डर पेयर बोल रहे थे, क्योंकि पेयर दो का, ठीक है, यहाँ पर तीन हो गए थे, इसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ट्रिपलेट्स। द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट P एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट Q एंड द थर्ड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट R। इज अ डिफरेंट सेट एलिमेंट्स, इज अ डिफरेंट, ये डिफरेंट होंगे। तो x कोमा y, यदि मैं इनमें से किसी की भी पोजीशन चेंज कर देता हूँ वो इक्वल नहीं होंगे। यदि मैं लिख देता हूँ x कोमा y कोमा z, ये लिखे हुए हैं, और x कोमा z कोमा y, तो नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। पोजीशन चेंज कर दिया आपने, क्योंकि सेकंड एलिमेंट्स में क्यों में आ रहा था, जबकि सेकंड एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है
वो क्यू में कर रहा है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट किस में, आर में बिलोंग कर रहा है, ये इक्वल नहीं होंगे, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स है, ठीक है। एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट इज वाई इज द सेकंड एलिमेंट। तो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर के बाद जो हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारे पास सेट होते हैं, सपोज हमारे पास 2 सेट है तो उनको ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स कैसे लिखते हैं यदि हमारे पास 3 सेट है तो, ठीक है। जो हमारा जो थर्ड टॉपिक होने वाला है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि किन्हीं 2 सेट्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पता चल रहा है प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, किन्हीं 2 सेट्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई ये सेट लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोला गया है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की कितनी पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर की कितनी पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती हैं, ठीक है। सपोज दैट कि हमारे पास कोई सेट है, लेट्स सेट ए एक्स एलिमेंट है और सेट बी वाई एलिमेंट। यदि कहीं पर लिखा है ए क्रॉस बी लिखा है तो क्या बनेगा, x, y and whereas x belongs to A and y belongs to B, whereas x belongs to A and y belongs to B। यहाँ पर 2 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x इज फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और y किसका है, सेकंड सेट का एलिमेंट है। तो मुझे इनका क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर तो 2 ही एलिमेंट दिए हुए थे, इसका अगर फॉर्म देखा जाए तो इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है डिफाइन the Cartesian product from set A to set B। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन है वो सेट A से सेट B की ओर डिफाइन है, सेट A से सेट B की ओर डिफाइन है। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता B क्रॉस A तो लिखा जाता y, x and whereas x belongs to A and y belongs to B। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा कैसे डिफाइन हो रहा है, B2A डिफाइन हो रहा है। जो यहाँ पर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है वो B2A डिफाइन हो रहा है। ऊपर वाली कंडीशन में A to B डिफाइन हो रहा है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट A से सेट B की ओर डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर जो B क्रॉस A है यहाँ पर B2A डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इन्हीं केसेस को देखते हुए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास कोई सेट है P, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 और सेट है Q, इसमें लिखा हुआ है 3 और 4, सॉरी इसके अंदर लिखा हुआ है 4 and 5। मेरे को P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मेरे को क्या करना है, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, P क्रॉस Q, ठीक है। तो 1 2 3 क्रॉस 4 and 5, P क्रॉस Q, ठीक है। लिखा हुआ है 1 4 के साथ भी जाएगा 1,4, 1 5 के साथ भी जाएगा 1,5, फिर 2 लीजिए 2,4 2,5 एंड 3,4 3,5। तो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए, P और Q की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है डिफाइन, जो ये डिफाइन है P से Q की ओर डिफाइन है। इन दिस केस द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड P to Q, द सेट P to सेट Q। इसमें कितने ऑर्डर पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्डर पेयर बन गए। यदि मैं ऐसा करता हूं कि इनको डिफाइन कर देता हूं उल्टा, Q to P डिफाइन कर देता हूं, यदि मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे, मेरे को करना है Q क्रॉस P 4,5 क्रॉस 1 2 एंड 3, ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास। तो हम जो Q से P की ओर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, Q to P हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 4 1 के पास भी जाएगा 4,1, 5 4 2 के पास भी जाएगा 4,2 4,3, ठीक है। 5,1 5,2 और 5,3, ठीक है। इसके अंदर भी 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। ये किसकी ओर डिफाइन है, ये डिफाइन है कार्टेशियन प्रोडक्ट Q से P की ओर डिफाइन है। तो क्या देखा जा सकता है, यहाँ 1 4 आ रहा है, क्या वहां पर कभी किसी भी ऑर्डर पेयर में 1 4 आ रहा है, नहीं। वहां पे 4 2 आ रहा है कि यहाँ पर किसी भी ऑर्डर पेयर 4 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट का काम 2 कर रहा है। यहाँ पे पहले सेट P के एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, वहां पे पहले सेट Q के एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, बिकॉज द डिफाइन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट Q टू सेट P एंड इन दिस केस द कार्टेशियन प्रोडक्ट द सेट P टू सेट Q। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
P cross Q does not equals to Q cross P. P cross Q does not equals to Q cross P. इस केस में हम लिख सकते हैं, यदि हमारे पास P गुणा Q लिखा है तो क्या लिखा जाएगा, लिख दीजिए P cross Q. यदि मेरे पास लिखा है in this case the Cartesian product, this case the Cartesian product defined from set P to set Q, इसमें ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, यदि कहीं पे लिखा है Q क्रॉस P, यदि कहीं पे लिखा है Q क्रॉस P तो वो कैसे लिखा जाएगा, in this case the Cartesian product defined from set Q to set P. इस केस के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन है वो सेट Q से सेट P की ओर डिफाइन है. तो इससे पता चल जाता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन सेट P टू सेट Q डज नॉट इक्वल्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स डिफाइन द सेट Q टू सेट P. कभी भी इक्वल नहीं होंगे अगर इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए. लेकिन नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर देखे जाए, यदि हमारे पास P कोमा यहाँ पे लिखा हुआ है तो कार्डिनल नंबर कितने हैं यहाँ पे देखो P के कार्डिनल नंबर कितने होंगे, यहाँ पे कार्डिनल नंबर है NP बराबर 3 और यहाँ पर कितने हैं NQ. ठीक है, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 2. जो सेट Q के कार्डिनल नंबर है, सेट Q का जो कार्डिनल नंबर है वो है 2 और सेट P का जो कार्डिनल नंबर है वो है 3. किसी ने पूछा था कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q कोमा P, उसके कार्डिनल नंबर्स हमको बताने हैं. ठीक है, अगर मैं P इंटू Q का Q कोमा बोल रहा हूँ, P क्रॉस Q का मैं कार्डिनल नंबर देखता हूँ. यहाँ पर देखिए P क्रॉस Q का 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने एलिमेंट्स बनेंगे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें भी 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं. मान लो 6 एलिमेंट बन रहे हैं P क्रॉस Q में और Q क्रॉस P में बन रहे हैं 6 एलिमेंट. तो देखा जाए तो कार्डिनल नंबर ऑफ P क्रॉस Q कैसे आएगा, अगर मेरे पास लिखा हुआ है द कार्डिनल नंबर ऑफ P क्रॉस Q तो कैसे होगा, द कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटू द कार्डिनल नंबर ऑफ Q. द कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटू द कार्डिनल नंबर ऑफ Q कितना होगा 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6. P इंटू Q इज इक्वल्स टू 6. ये बताइए गलत तो नहीं किया, 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी 6 एलिमेंट बन रहे हैं. देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी तो 6 एलिमेंट्स ही बनकर तैयार हो रहे हैं जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं. और अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट Q कोमा P में देखूँ कार्डिनल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट Q कोमा P में कार्डिनल नंबर मैं देखता हूँ NQ इंटू NP 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, इसमें भी 6 ही बनकर तैयार हो रहे हैं. तो देखा जाए N इंटू Q क्रॉस P कितने बन रहे हैं 6. यदि देखा जाए द कार्डिनल नंबर ऑफ Cartesian product defined from set P to set Q and the cardinal number of Cartesian product defined set Q to set P is always be equal. Cardinal number Cartesian product equal नहीं होंगे, P cross Q into Q cross P equal नहीं होंगे, but the cardinal number equal होंगे. क्या होंगे, cardinal number इसके अंदर कितने होंगे, equal होंगे. ठीक है, the cardinal number of set, the cardinal number of Cartesian product P cross Q is equals to the cardinal number of Cartesian product Q cross P. तो आपको Cartesian product समझ में आ गया होगा कि जब हम Cartesian product करते हैं, किन्हीं दो सेट का हम Cartesian product करते हैं, P cross Q करते हैं तो सबसे पहले P के एलिमेंट्स लिए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का जो काम कर, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट P and the second element belongs to set Q. In this case the first element belongs to set Q and the second element belongs to set P. तो ये डिफाइन होता है, ये केसेस हैं ऐसे. ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे रिलेशंस की. कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उनका रिलेशंस कैसे बनाया जाता है, इनके बीच रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन. हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंच गए हैं. जैसे टॉपिक तो सभी मेन है, रिलेशन समझने के लिए जो हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. उनके ऊपर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए मिलेंगे. लेकिन जैसे चैप्टर का नाम लिखा, हम रिलेशन पे पहुंच गए हैं कि रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, रिलेशन होता क्या है. आप समझते हैं, लेट्स P एंड Q और हमारे पास 2 सेट. अब समझिए कि यदि हमारे पास 2 सेट है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे कि हमारे पास 2 सेट है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, इनके बीच हम रिलेशन डेली लाइफ्स में देखते हैं. मैथमेटिक्स के अंदर भी हम डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन देखते हैं. जैसे कि अगर 2 सेट के बीच में हमने कॉम्बिनेशन बना दिया तो उनके एलिमेंट्स के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन
होगा, ठीक है। लेट्स P एंड Q आर द टू सेट, P एंड Q हमारे पास कोई भी दो सेट है, ठीक है। द सेट P इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, जो हमारे पास P सेट है वो किसका सेट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th, एंड जो हमारे पास Q सेट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th ऑफ द सेम स्कूल। जो सेट P के स्टूडेंट है और सेट Q के स्टूडेंट सेम स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं। P एंड Q द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल। जो P एंड Q सेट है वो स्टूडेंट्स के सेट है ऑफ द सेम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो इनके बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे कि हमारे पास दो सेट रखे हैं, जैसे कि P इज इक्वल x एंड Q इज इक्वल्स टू y। अब बड़े ध्यान से समझना इसको, हमारे पास दो सेट रखे हैं, डिफरेंट अलग अलग सेट रखे हैं, ठीक है। इनके बीच कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। यदि मैं लिखता हूं उनको P क्रॉस Q, जब P क्रॉस Q लिखा जाता है तभी ये एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि ऑर्डर्ड पेयर ये होता है, ऑर्डर्ड पेयर लिखा ऐसे जाता है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर बनता कैसे है कि ये दो सेट्स के बीच कॉम्बिनेशन बनता क्यों है, ये होता है यदि P और Q दो सेट अलग अलग लिखे हैं, इनके मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कराता हूं तो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, x, y, एंड वेयर एज x बिलोंग्स टू सेट P जो फर्स्ट एंड y बिलोंग्स टू सेट Q। Okay, y belongs to set Q. The first element is belongs to set P and the second element belongs to set Q. Okay, ये बन रहा है तो x और y एक जगह लिखे गए, तो इनकी जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इनके बीच क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट पहला रिलेशन बनाकर बताता हूँ, रिलेशन R। पहला रिलेशन क्या हो सकता है, ठीक है, x इज ए सिस्टर ऑफ y, ये रिलेशन हो सकता है। x इज ए सिस्टर ऑफ y, रिलेशन R। इनकी क्या रिलेशन हो सकता है, y इज अ ब्रदर ऑफ x, y इज अ ब्रदर ऑफ। ये दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं, ये जो एक जगह कंबाइन करके लिखे हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखे, उनके बीच कोई तो रिलेशन बनेगा ना। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे हैं, रिलेशन क्या होता है, इनके बीच जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है, जब ये दो चीजें एक साथ में लिखी है तो इनके बीच कोई ना कोई तो रिलेशन रहा होगा जो एक साथ लिखी गई होंगी, तो इनके बीच हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। और कितने रिलेशन होंगे वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। थर्ड रिलेशन क्या हो सकता है, थर्ड रिलेशन क्या हो सकता है, द एज of student x is greater than the age of student y। x स्टूडेंट की एज y स्टूडेंट की एज से ज्यादा हो सकती है, ये भी एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है। फोर्थ रिलेशन क्या हो सकता है हमारे पास, फोर्थ रिलेशन हो सकता है हमारा द मार्क्स obtained by x student, the marks obtained by x student in maths is greater than the marks obtained by स्टूडेंट y इन मैथ्स। ये भी एक रिलेशन हो सकता है। स्कूल में जब हम पढ़ रहे हैं, जो दोनों ही एक ही स्कूल के जो सेट है, जो x है वो सेट p को शो कर रहा है, जो y है वो सेट q से बिलोंग कर रहा है। तो लेकिन जो p और q के जो सेट है उनमें सभी स्टूडेंट्स के सेट है, मतलब x और y भी कोई स्टूडेंट है, ये डिफाइन हो जाता है ना, x और y भी कोई स्टूडेंट है। यदि p और q जो सेट है वो स्टूडेंट्स के सेट है तो x और y भी कोई स्टूडेंट है, और उन स्टूडेंट्स के बीच कोई भी रिलेशन बन सकता है जो मैं सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक 10th में पढ़ रहा है, एक 9th में पढ़ रहा है, हो सकता है मैं सिस्टर्स हो सकता है मैं ब्रदर्स हूँ। मैं सिर्फ ऐसे दो तीन आपको रिलेशन डिफाइन करके दिखा रहा हूँ, ये हो सकते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि चार ही रिलेशन होंगे। वो डिफाइन करता है कि सेट p के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सेट q के अंदर कितने कार्डिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स एक्स इन द मैथमेटिक्स, मैथ्स के अंदर जो एक्स स्टूडेंट ने मार्क्स लाया और वो ज्यादा है किससे, y से। y स्टूडेंट जितने मार्क्स लाया है उससे ज्यादा x लेके आया है, x के मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादा है स्टूडेंट y से, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। तो इससे क्या डिफाइन हो जाता है, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और कोई भी दो एलिमेंट्स, जो डिफरेंट सेट के एलिमेंट्स को एक जगह कंबाइन करते हैं, डिफरेंट सेट के एलिमेंट को एक जगह हम कंबाइन करते हैं, उनके बीच एक कॉम्बिनेशन बनता है, उनके बीच एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
रिलेशन क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इससे तो यही डिफाइन हो रहा है। जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन आर, ओके, ए क्रॉस बी या पी क्रॉस क्यू, सेट तो कोई भी हो सकता है ना। द रिलेशन इज ए सबसेट और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, यदि सेट ए और बी के नाम से होते, और द रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। थोड़ा इसको ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझो। हमने रिलेशन कब डिफाइन की? रिलेशन हमने तब डिफाइन किया, आपको रिलेशन तो समझ में आना चाहिए। यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ये थोड़ा चैप्टर ही इल्जाता है। सेट थ्योरी के बाद इसके बीच में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, कौन सा एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट किस में नहीं बिलोंग कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो रिलेशन है, रिलेशन आपने कब बनाया? रिलेशन बनाया आपने दो डिफरेंट सेट लिखे हुए थे, और उनमें तो हम कोई कॉम्बिनेशन हमें पता नहीं था। दो डिफरेंट पी लिखा हुआ है, उसके अंदर एक्स एलिमेंट, और क्यू लिखा हुआ है, उसके अंदर वाई एलिमेंट है। लेकिन उसके बाद हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसके बाद हमने पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो जो एक्स और वाई थे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, वो एक जगह आकर लिखे गए, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए। बट एक्स इज बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, वो तो यही रहेगा, क्योंकि एक्स पी सेट से बिलोंग करता है और वाई क्यू सेट से बिलोंग करता है। लेकिन उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन तो बन गया ना। जरूरी नहीं है कि अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हो सकते हैं, तो ये थोड़ी ना है कि उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसके बाद एक्स और वाई एक जगह ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए। आफ्टर दैट जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए, उसके बाद हमने रिलेशन डिफाइन किया कि जब ये एक जगह आ गए तो उनके बीच कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो फिर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। हो सकता है ये वाला हो सकता है ये रिलेशन हो सकता है ये रिलेशन हो, और हो सकता है ये रिलेशन हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। तो रिलेशन इज ए सबसेट। तो जितने भी रिलेशन बनेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, किन्हीं भी दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो x, y, तो रिलेशन क्या होगा? जो हम सेट p और सेट q की कार्टेशियन प्रोडक्ट करके जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, एंड रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, यहाँ पे p और q ले आ गए तो p क्रॉस q, ये डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशन इस पे डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ रिलेशन, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में। ठीक है, मैं इसको यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं। ओके, रिलेशन कब बने? रिलेशन तब बने तब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे हम नंबर ऑफ सबसेट पढ़ते थे, ऐसे हम नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे किन्हीं भी दो के बीच। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, ध्यान रखो, रिलेशन क्या है? एक रोज रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं देखता हूं द नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू, द कार्डिनल नंबर ऑफ पी इनटू द कार्डिनल नंबर ऑफ क्यू। मेरे को रिलेशन बनाने हैं, मेरे पास पी क्रॉस क्यू लिखा हुआ है। एक्स और वाई कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। हो सकता है पी सेट के अंदर ना जाने कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हो, और सेट क्यू के अंदर पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हो, तो उनके बीच रिलेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं? द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने डिफाइन हो सकते हैं, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं हम पी क्रॉस क्यू की। सपोज दैट लेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P इज M। मैंने मान लिया M। सेट P के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? कार्डिनल नंबर जो है P का वो कितना है? M। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो स्टूडेंट्स को, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स का नाम भी दिया गया, हम तो सिर्फ एलिमेंट्स ले रहे हैं सेट के अंदर। इन सेट Q के अंदर जो एलिमेंट्स कितने? N। तो द कार्डिनल नंबर ऑफ Q इज N। ये हो गया, तो कार्डिनल नंबर है सेट क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्यू कितने होंगे? n। जब p के अंदर m एलिमेंट है और q के अंदर n एलिमेंट है, तो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उनके अंदर कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनकर तैयार होंगे? ये लिखा हुआ है, देखो यही तो करके दिखाया था हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया। देखो n p क्रॉस q इज इक्वल्स टू m डॉट n इज इक्वल्स टू m डॉट n। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे कितने होंगे? m इंटू n। जैसे कि हम पढ़ते थे, हम सेट थ्योरी के अंदर पढ़ते थे कि यदि हमारे पास कोई सेट लिखा हुआ है p और उसके अंदर x, y, z लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर n, एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट p। सेट p के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3। तो कितने होंगे? 8 सेट्स, सबसेट्स तैयार हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों, ये प्लस तीनों, तो मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे इस मेथड से। जैसे कि हम NC0 NC1 पढ़ते थे, NC2 पढ़ते थे। ठीक है, NC0 एक भी एलिमेंट मत लीजिए, NC1 एक एलिमेंट लीजिए, NC2 और एलिमेंट रो लीजिए, NC3
डैश 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 चलते जाइए, सारे एलिमेंट्स ले लीजिए, ऐसे बनकर ये जो इनका सम तैयार होगा 2 टू द पावर n तैयार होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ाया जाता है ऐसा। ओके, 2 टू द पावर n यदि सेट लिखा है, यहाँ पर हमारे पास एक सेट लिखा है p क्रॉस q। p क्रॉस q के अंदर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास कोई सेट लिखा है p क्रॉस q, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, m क्रॉस n, m इंटू n, उससे कार्डिनल n यहाँ पे लगा रहा हूँ तभी तो पता चल रहा है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे p क्रॉस q के अंदर। देन रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं, इतने एलिमेंट्स हैं, और इसके सबसेट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सेट p पे, और इसके सबसेट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसके p क्रॉस q के रिलेशन p क्रॉस q पे डिपेंड कर रहे हैं, किसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और इसके कितने सबसेट होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, ये भी इस बात पे डिपेंड करता है। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आर इन P क्रॉस Q। P क्रॉस Q के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे कितने बनेंगे, P क्रॉस Q के अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनने वाले कितने बनने वाले हैं, जैसे कि 2 टू द पावर n था, इन दिस केस 2 टू द पावर n। तो इन दिस केस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन R वो कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर m इंटू n। ये ध्यान रखने वाली बात है, 2 टू दी पावर m इंटू n। जैसे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, p में 1 2 3 लिया था और फिर 4 और 5 लिया था, तो p क्रॉस q के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 6 एलिमेंट्स आ रहे थे। तो इन दिस केस उस अकॉर्डिंग केस के अनुसार उसके रिलेशन कितने बनेंगे, जो रिलेशन तैयार होंगे उसके वो होंगे 2 टू दी पावर 6 ऐसे रिलेशन, क्योंकि m इंटू n जो कार्डिनल नंबर ये क्या है, क्रॉस n, m इंटू n क्या है, द कार्डिनल नंबर ऑफ p क्रॉस q, और वहां पर जो 6 था वो भी कितना था, कार्डिनल नंबर ऑफ p क्रॉस q। तो इस तरह नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 टू द पावर 6। यदि आपसे कोई पूछता है वी हैव ए सेट p and q have a number of elements is 3 in the set p and the 2 in the set 2 elements in the set q, find the number of relation in the Cartesian product of p cross q। तो आप बोल सकते हो p cross q के अंदर कितने कार्डिनल नंबर होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे 6 होंगे, और जो रिलेशन इज डिफाइंड एंड रिलेशन इज ए relation is subset in the p cross q on the Cartesian product of any two subsets, so any two sets, ठीक है। p cross q के अंदर तो 2 टू दी पावर जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो 2 टू दी पावर 6 is नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एंड m in n is a number of element or number of ordered pair in the Cartesian product of p cross q, then the total number of relation and the total number of subsets, बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम p cross q एंड डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ q cross p। q क्रॉस p इज 2 टू द पावर m इंटू n p क्रॉस q में, और 2 टू द पावर n इंटू m हो जाएगा। टोटल जो m इंटू n की वैल्यू आएगी वो तो वही आने वाली है सेम, लेकिन बस ऐसे लिखा जाएगा 2 टू द पावर m इंटू n। m इंटू n इज ए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन जो हमारे बनकर तैयार होंगे, अगर हमको कोई दो सेट्स दे देता है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाता है और हमसे बोलता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ गिवन टू सेट्स, इनके नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो आपको आज समझ आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है और किन्हीं दो सेट्स के बीच हम रिलेशन कैसे बनाते हैं। उनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है, उनको जब कॉम्बिनेशन में लिख लिया जाता है, तो उनके बीच रिलेशन बनने स्टार्ट होते हैं। और वो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है द कार्डिनल नंबर्स पर, कि सेट पी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये बातें इस चीज पर डिपेंड करती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा डोमेन एंड रेंज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।